हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से जुड़ चुका हूं और इस सेशन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो सभी लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं इस सेशन के साथ। और आप सभी लोग आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा है। आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए मैं बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल अगर है तो ये है, जो सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो से चाहे आप पूरे भारतवर्ष में, चाहे खाली यूपी ही नहीं, अगर सेंटर का एग्जाम होगा, केंद्र सरकार का एग्जाम होगा या राज्य सरकार का, या कोई भी भारत के मतलब 28 राज्य 7 यूनियन टेरिटरी हैं, इसमें से अगर कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी एग्जाम होता है तो इस टॉपिक के बारे में चर्चा ज़रूर किया जाता है। वो हर एग्जाम जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी नामक क्वेश्चन जीके पूछा जाता है, वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन भर-भर के पूछा जाता है। और जो एसएससी की एग्जाम चल रहा है, बैंक, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, और ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन इसमें थे तो जरूर पूछा जाता है। आपका अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो श्योर है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो एक क्वेश्चन आपके जीवन का 1 नंबर देगा। या तो अगर आप गलत करके आते हैं तो कहीं न कहीं आपका 1.5 नंबर कट कट जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं जब क्वेश्चन वाइज़ पढ़ते हैं या बुक में पढ़ते हैं तो सटीक जानकारी या सटीक समझ में नहीं आता होगा आपको, जिससे आप भूल जाते होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं महात्मा बुद्ध से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन को करवाने का एक मतलब कोशिश किया है। ये कोशिश कैसा लगा है एंड में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हर दिन की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक हार के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ इस बौद्ध धर्म की गाथा, ठीक है। तो बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध जो है, जो महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। ये कौन है? ये हो जाएंगे संस्थापक, ठीक है। फॉर्मेशन की किसने किया था? तो वो किया था, बौद्ध धर्म का संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध, जिसे महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस महात्मा बुद्ध ने, इनका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे हुआ था और किस देश में हुआ था? क्या भारत में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म, या किसी अन्य देश में हुआ था? तो देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म भारत में नहीं हुआ था, इनका जन्म नेपाल में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था, जन्म स्थान नेपाल में हुआ था। नेपाल के फिर कहाँ पे आपके क्वेश्चन आएगा कि नेपाल में हुआ था तो कहाँ पे? नेपाल के कपिल वस्तु कपिल वस्तु कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ग्राम या गांव बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इतना पहले तो मैंने बता दिया है बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वो हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। और एक चीज और याद रखिए कि गौतम बुद्ध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? लाइट ऑफ एशिया। कभी कभी देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो लाइट ऑफ एशिया
ठीक है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्या भारत में हुआ था? तो ये क्वेश्चन होगा कि नहीं, गौतम बुद्ध का जन्म भारत में नहीं हुआ था। उनका जन्म नेपाल के कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर इनके बाद आता है कि जो गौतम बुद्ध है, आज देखिए आपको पूरा एकदम शुरू से लेकर बौद्ध धर्म के एकदम लास्ट तक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तक पूरा खत्म कर देंगे। मतलब जितने भी आज के बाद आपके गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो, एग्जामिनर बना सकता है। जैसे मैंने आपसे बोला है कि इस भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जहाँ पे जीके का वेटेज है, वहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन गौतम बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता होगा। ठीक है, तो जब मैंने ये बोला है तो मुझे करवाने का पूरा दायित्व जब मैंने ले लिया तो मैं जरूर करवाऊंगा। आज के बाद अगर बौद्ध धर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इस वीडियो से बाहर निकलूंगा। फिर देखिए क्या आता है, इनका जन्म हो गया है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या वो गौतम बुद्ध शुरुआत से ही क्या वो ब्रह्मचार्य ले चुके थे? क्या वो जो बौद्ध बौद्ध धर्म के प्रचारक थे? तो ऐसा माना जाता है कि नहीं, गौतम बुद्ध बुद्ध जो थे एक राजा के परिवार से थे। ठीक है, एक राजा के परिवार से थे। इनके पिता चाहता था कि ये भी आगे जाके एक राजा बने, लेकिन एक ये भी है कि महात्मा बुद्ध के जो पिता हैं, इनकी शादी हो चुकी थी महात्मा बुद्ध की। ठीक है, तो इनके पिता जो हैं इनको कभी महल से बाहर जाने नहीं दिया, क्योंकि देखिए आप घर में जब तक रहते हैं तब तक आपको पता होता है कि घर के अंदर क्या है, माहौल है, क्या है, लेकिन आपको बाहर के बारे में नहीं पता चलता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो घर में खेलता है, उसको आस-पास से चीज़ों से मतलब नहीं है। जैसे-जैसे वो लड़का बड़ा होता है तो वो जिज्ञासु होता जाता है, वो जानना चाहता है, ठीक है? उसको जानता है कि बाहर में जानना चाहता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या होगा, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें वो बाहर की जानकारी कब लेता है, जब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा होता है। तो वैसे महात्मा बुद्ध को कहीं न कहीं महल में बंद नहीं, पर महल में ही रहने के लिए कहा जाता था, वो बाहर नहीं जाते थे। तो उनको कभी मतलब दुःख और क्या कष्ट, पीड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन एक दिन महात्मा बुद्ध रथ में चोरी-चुप्पे अपने सारथी के साथ बाहर जाते हैं, तो उनको पता चलता है, जब उन्हों एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है? तो वो कहते हैं ये एक वृद्ध अवस्था है, जब आप भी बूढ़े हो जाएँगे तो आपकी भी ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो महात्मा बुद्ध कहीं न कहीं सैड हो जाते हैं। फिर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक लोग जो कि बीमारी से तरस रहे हैं, वो मर भी नहीं रहे हैं, और इतना मतलब गहन पीड़ा है कि वो सह भी नहीं पा रहा है। तो उनको देखते हैं तो कहते हैं ये कौन है? तो कहते हैं ये बीमार पुरुष है, अगर आप भी बीमार हो जाएँगे तो ऐसे होते हैं। फिर थोड़े आगे जाते हैं तो देखते हैं गरीबी में जूझ रहे हैं, तो कह रहे इनको क्या हुआ? ये क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं कि ये गरीबी में जूझ रहे हैं। अब महात्मा बुद्ध को गरीबी के बारे में नहीं मालूम था, क्योंकि वह हमेशा महल के अंदर रहते थे, तो सुख का अनुभव किया उन्होंने, दुःख का कभी अभिनव नहीं किया। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग कंधे में लेके जा रहे हैं मृत शरीर को, मतलब अंतिम संस्कार के लिए। तो वो पूछते हैं कि ये क्या है? तो कहते हैं कि ये आदमी का, जब आदमी मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनको अब अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर एक बच्चे का जन्म होता है। ये सब उनकी घटनाएं जब होता है तो इनके बारे में उसको पहले से कोई नहीं बताया, इनके महल में जाने की जा कोई अन्य व्यक्ति जाके इनको ये सब कह नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें को देखने के बाद महात्मा बुद्ध अपने घर में जाते हैं, और वो कहीं न कहीं बहुत ही मतलब सैड हो जाते हैं, ठीक है? इमोशनल फ़ील करने लगते हैं ये सब देखने के बाद, ठीक है? फिर वहाँ क्या होते हैं, महात्मा बुद्ध की मतलब शादी भी हो चुका था और एक लड़का भी हो चुका था, ठीक? फिर वो होते हैं कि कहीं न कहीं हमें उनके माइंड में आता है कि हमें ये सब छोड़-छाड़ के चले जाना चाहिए, ठीक है? तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में, क्वेश्चन ये एसएससी का मेन पॉइंट अब यहाँ से बनेगा कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं, ठीक है? तो गृह त्याग, तो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में घर से चोरी चुप्पे, माना जाता है कि रात के समय जब उनकी पत्नी या बच्चे सो जाते हैं, तो रात के समय वो चोरी चुप्पे घर से निकल जाते हैं, ठीक है? तो 29 वर्ष की उम्र में वह गृह त्याग करते हैं, ठीक है? 29 वर्ष की उम्र में वह गृह त्याग करते हैं, ठीक है? और इसको गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो इस गृह त्याग को कहा जाता है
महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो ये भी देखिए, मैं आपको 3 वर्ड लिखाऊंगा और उसके पीछे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कोई भी एग्जाम अगर यूपीएससी कंडक्ट करता है या एसएससी कंडक्ट, रेलवे पुलिस कंडक्ट करता है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं। फिर वो 4 ऑप्शन दे देंगे, गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति या सर्वाधिक ज्ञान, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो महाभिनिष्क्रमण का संबंध है गृह त्याग से। महात्मा बुद्ध जो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, उन्हीं को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध अब जब गृह त्याग कर चुके हैं, तो उनको तो ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है और किस नदी के किनारे में होता है, किस वृक्ष के किनारे में होता है और किस राज्य में होता है और किस देश में, क्योंकि वह इनका घर कहाँ पे था, तो उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनके राज्य भी नेपाल में था। तो वह किस देश में उसको ज्ञान की प्राप्ति होता है, किस राज्य में होता है, किस वृक्ष के नीचे होता है, ये सब एसएससी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनको किस देश में ज्ञान की प्राप्ति होता है, किस देश में ज्ञान की प्राप्ति होता है, ज्ञान की प्राप्ति, तो वो हो जाएगा भारत में, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत में होता है, भारत तो देखिए बहुत बड़ा है, ठीक है, भारत तो बहुत बड़ा है, सॉरी इंडिया का मैप उतना सही नहीं बना पाए, चलिए छोड़िए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेपाल है और बिहार कहीं ना कहीं यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के किनारे पे, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि किस देश में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो हो जाएगा भारत में। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत में कहाँ पे हुआ था, तो भारत में हुआ था बिहार राज्य में, बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य के। फिर क्वेश्चन आता है कि बिहार राज्य के कहाँ पे हुआ था, उसके अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई ग्राम होगा, तो बिहार के बिहार में कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था बोध गया में, ठीक है, बिहार के बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे, तो बोध गया में, बिहार के बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोध गया। और फिर पूछे अगर किस वृक्ष के नीचे इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, वृक्ष, अगर वृक्ष पूछे तो वो हो जाएगा बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष। फिर आ जाएगा किस नदी के किनारे में, तो फाल्गु नदी के किनारे में हुआ था, फाल्गु नदी, ठीक है। तो आज के इस सेशन के बाद आपको मतलब महात्मा बुद्ध से जुड़े कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेशन के साथ जुड़े रहिए और ठीक है, सेशन के साथ जुड़े रहिए अंतिम तक, क्योंकि यह सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो एक बार फिर से, क्योंकि मैं मिटाऊंगा तो मिटाने से पहले एक बार फिर से गो थ्रू कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध, ठीक है, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है कि किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो ये भी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था नेपाल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि इनका ग्रह त्याग कब हुआ था, तो इनके ग्रह त्याग हुआ था 29 वर्ष की उम्र में, इनका इन्होंने ग्रह त्याग किया था, मतलब ग्रह को छोड़ दिया था और कहीं ना कहीं सन्यासी जीवन की तरफ आगे बढ़ चुका था। तो वो क्या होता है, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया था। और इस जो पूरा सिनेरियो है, इस ग्रह त्याग का जो पूरा सिनेरियो है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है इनका जन्म नेपाल में हुआ था और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस देश में हुआ था, इनको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुआ था। और फिर क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध को भारत में तो जन्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मतलब। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत में किस राज्य में हुआ था, तो वो हो जाएगा बिहार राज्य में हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है कि किस जगह पे हुआ था, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, देखिए एग्जाम को टफ बनाने के लिए टफ से टफ क्वेश्चन दिया जा सकता है, सरल क्वेश्चन को भी टफ बनाया जा सकता है। तो अगर आ जाए महात्मा बुद्ध को किस
स्थान पे उनका उनका उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो हो जाएगा बोध गया बिहार में, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो हो जाएगा बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। या बोधि वृक्ष की जगह अगर आपको बरगद भी दिया जाए, तो बरगद अगर बोधि बोधि रहे तो बोधि को 90% श्योर है, टिक कर दीजिए। अगर बोधि ना रहे, बरगद रहे, तो बरगद को टिक कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो हो जाएगा फाल्गु नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पूरा गाथा लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इंस्टा राज के 857 पे मतलब मैसेज कीजिए, और मैसेज करके लिख दीजिएगा कि नो नोट्स। और या तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया दिया जाएगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा। टर्क स्टेडियम 100 टेलीग्राम नेम है, सेम लोगो है, ठीक है। अगर नहीं लगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप चले जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी हमारा सपोर्ट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि इतना आपको कैसा लगा। क्या और भी ऐसा सेशन आप चाहते हैं जहाँ पे एक साथ सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो मैं इतना मिटा देता हूँ। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखिए, एसएससी बार बार पूछता है या यूपीएससी भी पूछता है कि जो महात्मा बुद्ध है, उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था और उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो पहला उपदेश है, प्रथम उपदेश, फर्स्ट उपदेश, ठीक है, उपदेश, प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध का प्रथम जो उपदेश है, उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ। देखिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ पे दिया था, ठीक है। आंख बंद कर टिक लगा दीजिएगा सारनाथ पे। फिर अगर क्वेश्चन आए कि इस सिनेरियो को, जैसे ग्रह त्याग के सिनेरियो को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, तो जो ये पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, इस सिनेरियो को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो ये धम्म का मतलब क्या है, इस धम्म का मतलब होता है सदाचरण, सदाचरण, ठीक है, सद आचरण। सदाचरण को अगर संधि विच्छेद करना चाहे, तो अगर सदाचरण समझ ना आता है, तो सदाचरण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, सद प्लस आचरण, ठीक है। देखिए, महात्मा बुद्ध तो पीछे तक हम पढ़ चुके हैं। अब अगला पेज है कि इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ पे। उसको क्या कहा जाता है, तो प्रथम उपदेश को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और इस धम्म का मतलब क्या है, धम्म का मतलब होता है सद आचरण, मतलब सदाचरण, ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि जब प्रथम उपदेश तो सारनाथ पे दे दिया, अब आता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था। फिर क्वेश्चन आता है सर्वाधिक, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, उपदेश, और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, श्रावस्ती, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, तो श्रावस्ती। और आप याद रखिए कि श्रावस्ती किस राज्य का, मतलब उस समय पे किस राज्य की राजधानी था श्रावस्ती, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, श्रावस्ती किस राज्य का राजधानी था, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौशल की राजधानी। अब रामायण में भी पढ़े होंगे, कौशल नरेश, कैकेयी, कैकेयी के कैकेयी के माता पिता का राज्य कौन सा था, तो वो हो जाएगा कौशल, ठीक है। तो कौशल की राजधानी क्या था, तो कौशल की राजधानी था श्रावस्ती, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था, और श्रावस्ती कहाँ पे पड़ता है, तो कौशल में, ठीक है। इसके बाद आता है कि
इनको फिर इसके बाद इनका क्या आता है, तो इनके बाद देखिए इनका आता है, इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर, कुशीनगर में हुआ था। और इस सिनेरियो को क्या कहा जाता है, तो इस सिनेरियो को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखाया है, इस 3 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है आपके, वो कैसे, तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो वो हो जाएगा सारनाथ पे दिया था। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन। फिर कहा जाता है सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, श्रावस्ती में। श्रावस्ती किस राज्य की राजधानी है, तो कौशल की। फिर आता है कि महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। मोक्ष की प्राप्ति मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। ये बहुत ही पूछा जाता है, एसएससी में बहुत पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, कुशीनगर याद रखिएगा। और इस सिनेरियो को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, निर्वाण कहा जाता है। अब इससे भी याद रखिए निर्वाण का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ था। और इसको क्या कहा जाता है, इस सिनेरियो को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म से रिलेटिव आने वाला है, तो जुड़े रहिए सेशन के साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर आता है बौद्ध धर्म के प्रथम, फिर देखिए क्या आता है, तो फिर आता है ठीक है। फिर हर एग्जाम में देखा है बौद्ध परिषद कितने लगे थे और कहाँ कहाँ लगा था, ठीक है। बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद, बौद्ध परिषद मतलब होता है संगति, ठीक है, बौद्ध संगति या बौद्ध समिट भी कह सकते हैं, ठीक है। बौद्ध परिषद, पहला बौद्ध परिषद कहाँ पे लगा था, पहला बौद्ध परिषद कहाँ पे लगा था, तो पहला बौद्ध परिषद लगा था, बौद्ध संगति कहाँ पे लगी थी, तो पहला बौद्ध परिषद लगा था राजगृह में। राजगृह कहाँ पे है, तो बिहार में है, ठीक है। पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह बिहार में हुआ था, ठीक है। और इस समय शासक कौन था, ये जरूर लिख लीजिएगा, इस समय शासक था अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु इस समय शासक था। फिर आता है सेकंड, कहाँ पे हुआ था, तो सेकंड हुआ था, ठीक है, सेकंड कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। सेकंड कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। ये कहाँ पे है, ये भी बिहार में है, ठीक है। और इस समय राजा कौन था, शासक कौन था, कालाशोक, कालाशोक, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा बौद्ध समिट कहाँ पे हुआ था, तीसरा बौद्ध समिट हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, ये भी कहाँ है, तो ये भी है बिहार में, ठीक है। और इस समय भी शासक कौन था, तो इस समय भी शासक था, इस समय शासक कौन था, अशोक, ठीक है। और चौथा बौद्ध समिट जो कि इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बौद्ध समिट है, ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, कुंडल वन में हुआ था, जो कि कहाँ पे पड़ता है, तो कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में, ठीक है। चौथा बौद्ध समिट कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चौथा बौद्ध समिट कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। इस समय शासक कौन था,
शासक था कनिष्क। कनिष्क इसमें शासक कौन था? तो कनिष्क था। और अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि कनिष्क किस वंश से था, तो कनिष्क कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कनिष्क, जो इसमें ना पूछे हिस्ट्री में पूछ देगा कनिष्क किस वंश से रिलेटेड था, तो ये हो जाएगा कुषाण वंश से। कुषाण वंश, ठीक है। तो ये मैंने देखिए महत्वपूर्ण परिषद बौद्ध परिषद लगा था। तो इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाए कि चार बौद्ध परिषद हुआ था, उसमें से 3 बिहार में हुआ था, 1 कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए पहला बौद्ध सम्मेट कहाँ पे हुआ था, तो वो राजगिरा बिहार में हुआ था। शासक कौन था उसमें? अजातशत्रु। दूसरा कहाँ पे हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। वैशाली में बिहार में हुआ था, ये भी हुआ था। कालाशोक शासक था इस समय। तीसरा कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ये भी बिहार है। और यह इस समय शासक कौन था? इस समय शासक था अशोक, ठीक है। इसमें आता है चौथा बौद्ध सम्मेत, लास्ट बौद्ध सम्मेत कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। इसमें शासक कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क किस वंश के शासक था? तो यह हो जाएगा कुषाण वंश के शासक था, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश के शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। ठीक है। और ये चौथा बौद्ध सम्मेट हुआ था, ये चौथा बौद्ध सम्मेट जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसमें अध्यक्ष कौन था? इसमें अध्यक्ष था कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहुत पूछा जाता है। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। अश्वघोष, ठीक है। उपाध्यक्ष था अश्वघोष। और अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था वसुमित्र, ठीक है। तो पहला बौद्ध समिट राजगिरा में हुआ था, शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरा वैशाली में हुआ था, शासक था कालाशोक। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, शासक कौन था? अशोक। और तीनों कहाँ पे हुआ था? बिहार में। चौथा कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जो शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क किस वंश से था? कुषाण वंश से संबंधित था। इस चौथा समिट में अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष था, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, जो ये चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इस समिट के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, 2 भाग में अलग हो गया था। तो वो कौन कौन से हैं? तो जो ये चौथा समिट है बौद्ध धर्म का, जो चौथा जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ था, ठीक है। इस समय पे बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। पहला क्या था? हीनयान। हीनयान। और दूसरा क्या था? पहला था हीनयान और दूसरा क्या था? तो दूसरा हो जाएगा महायान। महायान, ठीक है। तो देखिए, जो ये चौथा बौद्ध समिट हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, इसके इस समिट के होने के बाद क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था। तो पहला भाग कौन सा था? हीनयान। और दूसरा भाग कौन सा था? महायान, ठीक है। महायान हो गया था, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इस कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि बौद्ध धर्म किन 2 भागों में डिवाइड हो गया, तो हीनयान महायान, ठीक है। इसके बाद आता है कि ये बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे? समकालीन, महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे? समकालीन कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो कि मगध का राजा था, मगध का राजा था, मगध का राजा था, ठीक है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार कहाँ का राजा था? मगध का राजा था, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक भी होते थे। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के कितने पिटक हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के कितने पिटक हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं? तो त्रिपिटक। कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है। पहला हो जाएगा सुत्त पिटक। दूसरा हो जाएगा विनय पिटक, विनय पिटक। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं? तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। कौन कौन से पिटक हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म के रत्न कितने हैं? तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म में 3, बौद्ध धर्म में
त्रिरत्न है, ठीक है। बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। वो कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं। वो कौन से हैं? बुद्ध, फिर आता है धम्म, और तीसरा क्या है? संघ, ठीक है। ये त्रिरत्न हो गए बुद्ध के, ठीक है। इसके बाद कभी कभी जैन धर्म के बारे में पूछ लेता है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न हो जाएंगे, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान और चरित्र। दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये हो जाएंगे जैन धर्म के, ठीक है। तो मैंने आपको कहीं ना कहीं इस 30 से 35 मिनट के सेशन में पूरा बौद्ध धर्म पढ़ा दिया है, ठीक है। तो पूरा बौद्ध धर्म स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया, और मैं जितना भी डीप में पढ़ा सकता था मैंने पढ़ाया, ठीक है। देखिए, इससे ऊपर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इससे ऊपर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए, बौद्ध धर्म 2 भाग में कब डिवाइड हो गया था? तो चौथा समिट में अलग हो गया था। चौथा समिट कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय पे हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश के था, वसुमित्र अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष, ठीक है। इसके बाद आता है बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो वो बिंबिसार मगध का राजा था। फिर आता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो बहुत आता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये हो जाएंगे त्रिरत्न। और कभी कभी जैन धर्म के बारे में पूछ लेता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान और चरित्र, दर्शन, ज्ञान और चरित्र, दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ठीक है। तो ये सारे चीजों को मैंने पूरा पढ़ाने की एक कोशिश किया है। ये कोशिश कैसा लगा है आपको? अगर हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, सेशन का मतलब लाभ मिल सके लोगों को, और मुझे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिले, तो मैं और भी चीज़ों को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, और बहुत जल्दी मैं क्या करने वाला हूँ, तो एक पूरा कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, यानी इंडियन हिस्ट्री मतलब नहीं, इंडियन पॉलिटी मतलब संविधान का एक 4 से 5 घंटे का सेशन लाने जा रहा हूँ। उसमें पूरा कंप्लीट संविधान होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैं 10 क्लास में आपको पूरा हिस्ट्री देने वाला हूँ, चाहे वो एंसेंट हो, मध्यकालीन हो या आपके आधुनिक हो, ठीक है। तीनों को 10 वीडियो में देने वाला हूँ। फिर उसके बाद ज्योग्राफी को भी इसी तरीके से देने वाला हूँ। तो चैनल को अगर नए नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टा का आईडी भी दिया रहेगा, राज के 857, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। नोट्स वोट्स चाहिए था, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देख रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।